जो न्याय प्रक्रिया है या दुनिया के देशों में जो एक न्याय प्रणाली है, उसमें न्यायालय को सज़ा देने का ड्यूटी दिया गया है, न कि पुलिस को ड्यूटी दिया गया है। पुलिस का काम यह है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, गवाह प्रस्तुत करे और केस को प्रस्तुत करे न्यायालय में इस तरह से कि उसको सज़ा हो जाए। और संयोग ऐसा है कि वही राजेश शर्मा, जो यहाँ पर उस समय शायद पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब वो डीएसपी होकर वहाँ पर पदस्थापित थे, जिनको बाद में वहाँ से हटाकर और नहीं, पहले उनको भेजा गया था ये उत्पाद विभाग में और अब उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब से एक एसटीएफ के जवान को गिरफ्तार किया गया। अगर उसमें जो भी दोषी है, जिस पर भी आरोप लगा है, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सब पर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि एक एक करके गिरफ्तारी का क्या मुद्दा बनता है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और बिहार का भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामला, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। दिल्ली में जो अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, उससे पहले अगर एक बड़ा युवाओं का हुजूम या फिर देश भर का हुजूम अगर कहीं जमा हुआ था तो वो भरत तिवारी के गांव में जमा हुआ था, उनके समर्थन में जमा हुआ था। और किस तरह से पुलिस के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश था, क्योंकि भरत तिवारी ने फेसबुक पर लाइव आकर के सरेंडर किया था और उसके बाद गोली की वजह से जो उनकी जान गई, इससे लोगों के अंदर आक्रोश था कि जब सरेंडर कर दिया गया था। और इस देश में जहाँ पे कसाब जैसे आतंकवादी को ट्रायल का मौका मिलता है, तो आखिर भरत तिवारी को ट्रायल का मौका क्यों नहीं मिला। इसके बाद लीपापोती की कार्रवाई शुरू हुई। धीरे धीरे इस मामले ने पूरा रंग पकड़ा और किस तरह से हम सब ने इसको देखा कि फिर आनन फानन में कुछ चुनिंदा 4-5 पुलिस अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया गया। और अभी जाकर के एसटीएफ के एक जवान, जिनका कि नाम अक्षय है, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक एसटीएफ जवान ही जिम्मेदारी थी, क्या वही सिर्फ एक आरोपी बनेगा? इसी मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार से ही जानेंगे कि क्या एक एसटीएफ जवान के ऊपर आरोप सिद्ध कर देने से भरत तिवारी मामला रफा दफा हो जाएगा? जी, जो भरत तिवारी कांड है एक चर्चित कांड है और करीब 1 माह से ऊपर का समय बीत गया जो फर्जी इनकाउंटर हुआ था, जिससे फर्जी इनकाउंटर एक तरह से प्रशासन ने भी प्रमाणित कर दिया कि उसमें एक एसटीएफ जवान को फर्जी इनकाउंटर के मामले में गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि एक एसटीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसमें जो वहाँ के एसडीपीओ हैं, वहाँ के जो एसडीओ हैं और कई जो थानाध्यक्ष हैं, उन सब पर आरोप लगा था कि इन लोगों के कारण ही, जैसे इन लोगों के दबाव में ही भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया है। और भरत तिवारी ने एसडीओ के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण यह नौबत जैसे आई है। लेकिन अब इस सिर्फ एक एसटीएफ के जवान को गिरफ्तार करके उसमें आप कार्रवाई दिखा रहे हैं, तो आखिर क्या इससे उस भरत तिवारी की घटना जो है, जो भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर, उससे न्याय मिल जाएगा? क्या सिर्फ एक एसटीएफ के जवान ने ही 5 गोली मारी थी? उसमें और भी जो सदस्य हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस जो भरत तिवारी कांड में जो एक एसटीएफ के जवान गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद जो मुजफ्फरपुर एमआईटी इनकाउंटर हुआ था, तो एक बूढ़ी माँ बची हुई है अनीता। वो अनीता ने आज सुबह फ़ोन करके कि बताई जी, भरत तिवारी की माँ भले ही मैनेज हो जाए, लेकिन मैं मैनेज नहीं होंगी और फिर मैं कोर्ट में मेरा केस शुरू हो गया है और अगले 7 अगस्त को फिर से सुनवाई है उसमें। तो हम जो उसमें जो एसडीपीओ जो वर्तमान में यहाँ जो इंस्पेक्टर थे सदर थाना के राजेश शर्मा,
फिर अतनु दत्ता और मतलब 4 मतलब एसटीएफ के जो जवान थे, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उनके विरुद्ध केस लड़ती रहूँगी, चाहे जो भी इसमें परिणाम भुगतना पड़े, हम केस लड़ेंगे और केस लड़ रहे हैं और गवाह भी इस केस में हम गुजारेंगे। तो अब एक नया मोड़ आ गया है कि अगर वहाँ भरत तिवारी को मार करके देख करके एक जो अनीता है यहाँ, जो MIT इनकाउंटर कांड में जिनके पुत्र की हत्या हुई थी, वे भी अब यहाँ सजग हो गई है कि किस तरह से उन्हें भी न्याय मिले। ठीक है, तो किस तरह से हमने देखा कि भरत तिवारी इनकाउंटर जो है उसका एक तार जो है वो मुजफ्फरपुर से भी जुड़ा हुआ है। हमने आपके सामने एक डिबेट रखा था, पूरा मामला प्रस्तुत किया था कि 19 साल पुराना एक फर्जी इनकाउंटर का केस है जिसका संबंध भरत तिवारी इनकाउंटर केस से जुड़े एक पुलिस अफसर के साथ में भी है। इस बारे में दूसरा पहलू जानेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, ऐसा है कि जो भी मैं प्रारंभ से इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस को किसी को भी मारने का, जान से मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वह किसी भी क्राइम करने वाले को, क्रिमिनल को, जिसके बारे में उसको एक अनुमान भी हो कि हाँ साहब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है या सचमुच में वो क्राइम करता हुआ हो, किसी को भी जान से मारने का अधिकार नहीं है। ये मानवाधिकार का खुल्ला उल्लंघन है। आप उसको पकड़ें और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करें और न्यायालय उसको सजा देगी। यानी भारतीय संविधान में जो न्याय प्रक्रिया है या दुनिया के देशों में जो एक न्याय प्रणाली है, उसमें न्यायालय को सजा देने का ड्यूटी दिया गया है, न कि पुलिस को ड्यूटी दिया गया है। पुलिस का काम यह है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, गवाह प्रस्तुत करे और केस को प्रस्तुत करे न्यायालय में इस तरह से कि उसको सजा हो जाए। तो इस तरह से प्राइमा फेसी ये बात कहना कि साहब ये फेक इनकाउंटर है या इनकाउंटर है, यही गलत मैं मानता हूँ। इनकाउंटर किसी को भी मौत नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है कि अगर उस पर कोई गोली चला रहा है, कोई मार रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस भी रिटेलिएट करेगी, पुलिस भी जवाब देगी उसका। लेकिन पुलिस को जवाब देने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। किसी को मार देने के पहले मारना बिल्कुल अंतिम एक हो सकता है कि जब वो मरने जा रहा है तो उसने किसी को मार दिया। लेकिन भरत तिवारी के मामले में ये बात ठीक है कि भरत तिवारी ने भी पुलिस के सामने पिस्टल ताना या अनऑथराइज आर्म्स उसने ताना, इसको भी लोगों ने देखा वीडियो पर, ये भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो आवेश में या पागलपन में या इस तरह के किसी चीज़ के अनुसार वो कर रहा है और वो अकेला है, वहाँ पर कोई हुजूम नहीं है, कोई ये नहीं है, तो पुलिस बड़ी संख्या पुलिस वाले बुलाकर और उसको पकड़ सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और जो वीडियो आ रहे हैं उसके मुताबिक वो सरेंडर भी कर चुका था और सरेंडर करने के बाद उसकी जो मौत हुई है, निश्चित रूप से ये जो है सो पुलिस की ज्यादती है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था किसी भी परिस्थिति में। अब सवाल ये उठता है कि एसटीएफ के एक सिपाही को आपने जो है सो गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या वो एसटीएफ का जो अकेला सिपाही होगा उसने सीधे उसको गोली मार दी होगी? ये निश्चित रूप से एक ये चीज़ें जब की जाती हैं तो जो भी 5-7 लोग होते हैं उन लोगों की प्लानिंग होती है। ऐसा कहा जाता है भरत तिवारी के बारे में कि भरत तिवारी ब्लॉक ऑफिस में जाके और दूसरे जगहों पर जाके जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर करने का काम करते थे, वो हल्ला करते थे, वो थाने में भी जाके जो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार या घूसखोरी की जो बात होती थी उसका विरोध करते थे। ऐसी बात आती है और इसलिए वो जो है सो उन जो भ्रष्ट पदाधिकारी गण हैं, जो ज़्यादातर वही लोग अब हो गए हुए हैं, उनके आंखों के कांटा बने हुए थे। इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लानिंग के तहत भरत तिवारी को एलिमिनेट कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो कि ये अगर चला जाएगा तो हमको भ्रष्टाचार करने में कोई रुकावट नहीं पैदा लेगा। तो इस तरह से ऐसी घटनाओं से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मुहिम में जो नौजवान कहीं लगा हुआ है उसको ठेस पहुंचता है कि भाई हमको भी प्लानिंग करके मार दिया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से पूरी संजीदगी के साथ जांच होनी चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर की चर्चा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने की है उसको भी हम लोगों ने 19 वर्ष पहले
की घटना है, जिसमें हम लोगों ने सुना था कि वहाँ भी फेक इनकाउंटर्स हुए थे, MIT के पास हुए थे। और संयोग ऐसा है कि वही राजेश शर्मा जो यहाँ पर उस समय शायद पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब वो DSP होकर वहाँ पर पदस्थापित थे, जिनको बाद में वहाँ से हटाकर और नहीं, पहले उनको भेजा गया था ये उत्पाद विभाग में, और अब उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब जो है सो वो मुख्यालय में उनको जो है सो बुला लिया गया है। तो इस तरह से ये भी बात आ रही है कि अब मुजफ्फरपुर के जिसको इनकाउंटर में मारा गया था, उनकी माँ भी अब तैयार हो गई हुई है कि हम भी अपने केस को जो है सो फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो पुलिस है, जो सरकार है, वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी ये हो, किसी को भी जो जन्म लेता है उसको एक स्वाभाविक मृत्यु ही उसकी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर उसकी मौत हो रही है और ख़ास करके पुलिस के द्वारा उसको अगर इनकाउंटर में मार दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो एक सेकेंड ओपिनियन के लिए हम बढ़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ कि आखिर ये जो मुजफ्फरपुर कनेक्शन है भरत तिवारी इनकाउंटर का, जिसके बारे में कि वो जो इनकाउंटर में मारे गए थे उनकी मां ने आपसे संपर्क भी किया, ये मामला अभी दोबारा से क्यों उठा है? आगे इस पर क्या कार्रवाई होने वाली है और क्या उसकी कार्रवाई से SDPO राजेश शर्मा जो हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब ये तो जांच टीम में जो लगे हुए अधिकारी हैं या जो रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, उनको अब देखना है कि किस तरह की जांच कर रहे हैं, जांच में क्या क्या बातें आती हैं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि कोई एक आदमी में ही भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया होगा। उसमें निश्चित रूप से जो मुजफ्फरपुर कनेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें किस रूप से एक STF के जवान को गिरफ्तार किया गया। अगर उसमें जो भी दोषी है, जिस पर भी आरोप लगा है, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सब पर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि एक एक करके गिरफ्तारी का क्या मुद्दा बनता है, या तो जो जांच कर रहे हैं वो समझेंगे। अब जहाँ तक आप मुजफ्फरपुर MIT इनकाउंटर से जुड़े हुए बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अनीता देवी बताई हैं कि पहले उनका केस मतलब गवाहों की स्थिति में रोक दिया गया था, सुनवाई बंद हो गई थी, लेकिन फिर से कोर्ट से आदेश निकला और जिसके बाद फिर वहाँ अपना गवाह पक्ष रख रही हैं, उनके वकील पक्ष रख रहे हैं और केस की सुनवाई फिर से शुरू है। अब उनको उम्मीद है कि इस मामले में निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं, दोषी अधिकारी हैं, उन पर सज़ा होगी। खास करके चर्चा भरत तिवारी और MIT से इसलिए जुड़ गया है, जो इस इनकाउंटर में भी एक जो वहाँ वर्तमान SDPO थे, निवर्तमान SDPO थे, मतलब राजेश शर्मा, वो यहाँ इस इनकाउंटर में शामिल थे, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने इस इनकाउंटर को भी फर्जी साबित किया था और वहाँ भी कमोबेश स्थिति वही है, वहाँ का भी इनकाउंटर को फर्जी साबित किया जा रहा और अधिकारी जो यहाँ थे वहाँ भी है। तो यह चर्चा खास करके इसलिए इस भरत तिवारी मामला से जुड़ गया। और अगर हम एक चीज़ देखें तो भरत तिवारी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे और उनका आखिरी वीडियो ही जो है जो सबसे बड़ा प्रमाण बना उनका फेसबुक लाइव, उसमें उन्होंने कई बार आकर ये चीज़ कही थी कि उनकी जान को खतरा है। तो इन सब मामलों को देख करके आखिर कैसे सुलझाएगी? एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे निपटेगी पूरे इस मामले से। क्या जैसा हमने देखा कि भरत तिवारी की मां जो है वो सम्राट चौधरी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में हैं, उनसे बातचीत चल रही है परिवार के लोगों के साथ, क्या ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा या मामला उठता है? नहीं, ये मामला को सिर्फ वो परिवार का मामला नहीं है, ये पूरे समाज और पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र का मामला है। क्योंकि एक ऐसी घटना, ये कोई अकेली घटना नहीं है, इस तरह की हज़ारों घटनाएं हिंदुस्तान में और अपने राज्य में घटी हैं पहले और आगे भी घट सकती हैं। इसलिए ये देखिए, अभी जो है सो जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें पैलेट गन चला। पैलेट गन से कोई मौत नहीं होती है। पैलेट गन एक प्रिकॉशनरी मेजर में उसको चलाया जाता है। उसके अलावा रबर के भी गोलियां होती हैं जिससे भी मौत नहीं होती है और उससे जो है सो भीड़ को अश्रु गैस छोड़ा जाता है, जिससे बहुत आदमी कहा जाता है कि कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं। पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब तरीके हैं। जो मॉब है उस मॉब को कैसे आप डिस्पर्स करेंगे, कैसे उसको वहाँ से हटाएंगे, उसके लिए है। तो जब पैलेट गन चलने पर इतनी
आवाज़ उठ सकती है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उसका प्रोटेस्ट हो सकता है कि पैलेट गन कैसे चला और गृह मंत्री ने उसको आदेश दे दिया तो फलना ने ये कर दिया। तो यहाँ तो आप सीधे जो है सो आपने गोली चला के उसको मार दिया है, जो कि बजाते हुए जो है सो उस जो फुटेज वगैरह जो आया है उससे साफ पता चल रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया था और आपने मार दिया था, जो कि बिल्कुल आपको उसके पहले के जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उसका आपने उपयोग नहीं किया। आप उसको पकड़ सकते थे, आप उसको उससे आर्म्स ले सकते थे, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन आपने सीधे उसको मार दिया है। तो निश्चित रूप से आगे इस तरह की घटना नहीं घटे, बिहार सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक जज जो हैं उनके नेतृत्व में जो है सो जांच कमीशन बैठ गई हुई है, वो अपना जांच उन्होंने कर भी लिया है और उनको टाइम फ्रेम में जांच करके उनको कहा गया है कि आप उसकी रिपोर्ट दें। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में एक कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट तो बने हुए हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट को और होना चाहिए, और जो पुलिस है उसको एक तरह से अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मानवाधिकार को दृष्टिगत रहते हुए, उसको एंगल में रखते हुए एक है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। नहीं तो फिर तो पुलिस जिसको भी चाहेगी उसको इनकाउंटर कर देगी, जो उससे बहस करेगा, जो उसको थाने में जाके उसके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएगा, उसको सीधे गोली मार देगी। तो लोकतंत्र में, और ख़ास करके जो पूरी दुनिया है उसमें जो मानवाधिकार की हम चर्चा करते हैं, अभी आपने देखा कि भाई 60,000 लोग स्पेन में मोरक्को से सीधे घुस आए हैं, लेकिन उस 60,000 आदमी में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि 5 आदमी को भी स्पेन की सरकार ने उसको मार दिया है। वो बहुत अलग अलग तरीके से उसको जो है सो खदेड़ रही है, उसको नहीं घुसने दे रही है। तो जहाँ पर इस तरह से खुलेआम अवैध घुसपैठ हो रहा है वहाँ भी गोली नहीं चलाई जाती है, तो फिर जो है सो आप एक अपने ही नागरिक को आपने मार दिया किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, उसने गलती की होगी, जो फुटेज आए हैं उसमें उसने भी पिस्तौल वगैरह ताना हुआ था, लेकिन ये कभी भी आपको इजाज़त नहीं देता है कि किसी को आप मौत की नींद सुला दें। तो कोई भी कानून जो है वो ये इजाज़त नहीं देता है कि आप अपराधी को बिना ट्रायल के, बिना जांच के आप उसको सीधे मौत दे दें। ये जंगल का कानून होता है या फिर दूसरे ऐसे तानाशाह देशों का ये कानून होता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर का जो है कानून व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था में कहा भी जाता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल भरत तिवारी इनकाउंटर और MIT मुजफ्फरपुर इनकाउंटर से मिली जुली जो बातें थी उसका एक एनालिसिस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। दोनों मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।